50 में 50 काम बताया था और आपको पसंद आया कि हाँ यार वो चीज़ें बिल्कुल सही बताएं, बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है। अब बच्चों ने बताया कि जब इतना सब बता दियो तो 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस है उसका कुछ बता दो। गुड इवनिंग स्टूडेंट, हम आपसे आज फिर वही हिंदी के नए टॉपिक पे बात करने आए हैं। क्लास 10th का आपने इंटर और 10th के लिए पिछले हिंदी वीडियो से बहुत प्यार दिया, हमें लग रहा है मुझे हिंदी का टीचर बनना पड़ेगा। लेकिन हमें 20 नंबर के क्वेश्चन कल उस दिन हमने हिंदी फर्स्ट वीडियो में 50 में 50 काम बताया था और आपको पसंद आया कि हाँ यार वो चीज़ें बिल्कुल सही बताएं, बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है। अब बच्चों ने बताया कि जब इतना सब बता दियो तो 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस है उसका कुछ बता दो। सीधी सी बात है, उसमें 2 रचनाएं आएंगी, मतलब रचना दी होगी और आपको उसके राइटर के नाम पूछने होंगे और 2 नंबर पक्के। सर रचना कौन सी होगी? जैसे बहुत अच्छी चीज है, कामायनी सुने हो तो क्या कामायनी किसकी रचना है? अब सर कामायनी किसकी रचना है बताओ भाई? जयशंकर प्रसाद की। बताओ, सबको समझ रहे? आंसू जयशंकर प्रसाद की। बताओ मेरे सबको समझ आ रहा है? वैदेही वनवास किसकी है? हरिऔध, जिसको अयोध्या सिंह बोलते हो, तो ये क्या है? वैदेही वनवास पढ़ लेना का कोई इंपॉर्टेंट गए, कोई कहे क्या झरना पढ़ लेना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। लहर पढ़ लेना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनमें से बेटा कोई एक रचना आनी लगभग क्या है तय। एक और इम्पोर्टेंट रचना है, शायद आप जानते हो, आपने बहुत नाम सुना होगा सोशल मीडिया में, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता पढ़ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। गुनाहों का देवता मिल सकती है, गुनाहों का देवता। किसकी बेटा? धर्मवीर भारती। किसकी है? धर्मवीर भारती। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है धर्मवीर भारती। किसका नाम है? गुनाहों का देवता। और कौन सी? कामायनी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। इनकी और कौन कौन सी बेटा? आंसू। और कौन बेटा? लहर। और कौन इनकी? झरना। बताओ सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल मेरे भाई आ रहा होगा। बस इन सबको अगर तूने पढ़ लिया तो एक रचना क्या हो जाएगी तुम्हारी? कंफर्म हो जाएगी। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? कंफर्म ना? आज जरा कोई और रचना उठा लेते, जैसे रचनाएं का कहानी है, तो जैसे मुझे लग रहा सुमित्रा नंदन पंत उठा लेना। सुमित्रा नंदन पंत अगर लिख लो तो हम तुमसे कौन कौन सी रचना कहेंगे? इनकी एक बहुत बड़ा काव्य, उसका नाम लोकायतन। लोकायतन बताओ किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत। बताओ सबको समझ आ रहा है? सुमित्रा नंदन पंत। ये क्या है? इनका सबसे बड़ा काव्य कौन है? लोकायतन। लोकायतन के बारे में पेपर में बहुत पूछा था। लोकायतन किसकी रचना है या किसका काव्य है? तुम लोग किसमें लिखेंगे? लोकायतन किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। एक और, पला और बूढ़ा चांद। पला और बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद किसकी रचना है भाई? सुमित्रा नंदन पंत की। बताओ सबको समझ आ रहा? योगांत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। कौन सी रचना बेटा? युगांत। युगांत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। सबसे ज्यादा पढ़ेंगे किसको? लोकायतन। वो किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। अगर इनकी एक रचना और आ जाए पेपर आदि तो उसका नाम शायद, अगर हम सही है, उसका नाम है पल्लव। बहुत पूछी जाती है पल्लव। पल्लवी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है अच्छे से? कंफर्म ना? तो बेटा सुमित्रा नंदन पंत को भी क्या करना, इसकी 3-4 रचनाएं क्या करना आप लोग को? पढ़ जानी। बताओ सबको समझ आ रहा है? कंफर्म ना मेरे भाई? आज जरा थोड़ा सा एक और बहुत प्यारा है, उसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरित मानस। सुना है ना? रामचरित मानस जो है ना, किसकी रचना भैया? तुलसीदास की। किसकी रचना है? तुलसीदास की। बताओ सबको समझ आ रहा है? किसकी रचना होगा? तुलसीदास की। साहित्य लहरी किसकी रचना? बता सकता कोई? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना बताओ भाई? ये भी किसकी रचना? साहित्य लहरी। बहुत बार पूछा था। सूरदास। किसकी रचना है? सूरदास। सूरदास। सूरदास की 3 रचना है जो बहुत फेमस है। कोई 3 नाम बता सकता है? एक का नाम साहित्य लहरी हो गया, और कोई बता सकता है? जल्दी बोलो 3 रचना। बोलो 3 रचनाएं कौन कौन सी? सूरदास की। सूर सागर। सूर सागर सुना है? सूर सागर और सूरावली। बताओ सबको समझ आ रहा है? सूर सागर और सूर सारावली। शायद सूर सारावली। सूर सारावली ये बेटा पढ़ लेना। ये किसकी रचना है? तीनों सूरदास की। बहुत तुलसीदास की। कोई गीतावली, कवितावली, गीतावली, कवितावली,
पढ़ लेना आराम से। और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है बेटा? तुलसीदास। किसकी रचना बेटा? ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये तीनों क्या है तुलसीदास के बारे में? कौन कौन सी पढ़े? रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। देखो ये मैच हो रही, सब कुछ एक दूसरे से क्या हो रही है? मैच हो रही। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, तो ये तो रटी है ना, घर घर होती है। रामचरितमानस किसने रची है? तुलसीदास ने। इसमें क्या है? भगवान राम का पूरा जीवन यापन क्या है, पूरे जीवन के बारे में, उनके जन्म से लेके आखिरी पहुंच तक सारी चीजें किसमें बताएंगे? रामचरितमानस में। बताओ सबको समझ आ रहा है? सूर सागर की 3 रचनाएं सूरदास की, कौन कौन सी? सूर सागर सबको पता है ना, सूर सूरावली, और क्या है, और कौन है? साहित्य लहरी। बताओ भाई सबको समझ आ रही बात हमारी? कंफर्म ना? पढ़ लेंगे ना अच्छे से? बस कुछ रचनाएं आपको बतानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लेंगे। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? कंफर्म ना? कोई दिक्कत आ रही? जल्दी बताओ भाई। ये कुछ रचनाएं हैं जो आने के चांसेस क्या हुआ, बहुत ज्यादा है। एक दो राइटर के बारे में आपको और बताते, शायद आपको थोड़ा समझ आ जाए। जैसे हमें लगता है महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट। कौन है? महादेवी वर्मा। इसकी कौन कौन सी कविताएं पढ़ लें? बच्चे बोलेंगे बहुत आसान है। नीरजा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी? नीरजा। और कौन से? निहार। निहार पता है? महादेवी वर्मा वाले क्यों इतना अच्छा जानते हैं? क्योंकि मैं इनके घर जा चुका हूँ। इनका घर पता है फर्रुखाबाद में है। तो हम महादेवी वर्मा जीवन पर जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा इनका, महादेवी वर्मा जी का जो घर है कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। इनके जब घर गए थे तो वहां पर क्या, घर जो है थोड़ी ओल्ड कंडीशन, मतलब सरकार ने इतना नहीं दिया संरक्षण टाइप का, इतना अच्छा होना चाहिए था। मुझे लगता है महादेवी वर्मा ने हमारे हिंदी जगत में बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अग्निलेखा, क्या क्या रचनाएं हैं यार, मतलब कि नाम सुनते ही लगता है कि क्या लिखा गया होगा। महादेवी वर्मा, नीरजा, निहार और क्या, अग्निलेखा, ये सब रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की मतलब कौन सी रचना? दीपशिखा, यामा, ये जरूर पढ़ के जाना। दीपशिखा, यामा, ये सब किसकी बेटा? महादेवी वर्मा की। बताओ मेरे भाई, पढ़ लोगे सब लोग? ये सब कविताएं किसकी आएंगी? महादेवी वर्मा की। बताओ सबको कोई दिक्कत? पर कंफर्म ना? कोई और? जैसे एक रचना और पूछेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पढ़ लेना। साकेत। साकेत, साकेत किसका काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का। किसका है बेटा? मैथिली शरण गुप्त का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। ये थोड़ा पढ़ लेना। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? ये राष्ट्रीय कवि है, इनको राष्ट्र के कवि का दर्जा प्राप्त है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी। अगर आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा तो ये रचनाएं 2 चीजों में फायदा करेंगे। आप मेरा वीडियो देखेंगे पर जब इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो रचनाएं आती, ये 5 रचनाएं अगर आप लिख देंगे तो महादेवी वर्मा में क्या हो जाएंगे? आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हर एक की मैं आपको 2-2, 3-3, 4-4 क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। रचनाएं उनकी बहुत सारी है, 12, 15, 20 से ऊपर है। लेकिन क्या है, हम आपको वो बता रहे जो अभी टिक टक में आने क्या सबसे ज्यादा चांसेस है। बाकी अपने हिसाब से तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। जो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको चीजें क्या हो जाए, थोड़ी आसान है। क्योंकि आप जब आप किताब से पढ़ के थक जाते हैं, रिलैक्स होकर क्या पढ़े, तब के लिए हमने क्या बना दिया है कि आप लोग क्या करें, उस टाइम भी कोई वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ रचनाएं क्या कर ले, देख ले। जैसे किसी ने का कुछ और बता दिए, पंचवटी इसकी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। बताओ सबको समझ आ रहा है? क्या है? चंद्रहास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। बताओ सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? बस पढ़ लेना। यशोधरा पढ़ लेना। यशोधरा भारत भारती, यशोधरा और भारत भारती किसकी रचना आएगी? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना आएगी? मैथिली शरण गुप्त की। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है अच्छे से? इस काम बेटा थोड़ा मन से पढ़ लेना। हो सकता बोर्ड पर साइनिंग हो, साइनिंग क्या है ना, मुझे लगा बना देते, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा। पहले मैं सोचा यार थक गया हूँ क्या ही बनाता हूँ, लेकिन चलो यार थोड़ा और कर देते बच्चों के लिए। बच्चे क्योंकि लगातार आपके लिए लगे हुए, तो आप लगातार चीजें देखकर तो मुझे लग रहा है चीजें और बेटर कर लें। इस कारण हमने क्या किया, ये कुछ रचनाएं बता दें। बताओ भैया पढ़ लोगे? इसमें से इतना तो आपसे कह सकते हैं कि 1-2 रचनाएं तो कंफर्म फंस जाएंगी। ठीक है ना मेरे भाई? और जरा कुछ अलग बताते हैं। जो कुछ आती हमारी घटनाएं किस पे? रस छंद अलंकार। किस पे आती बेटा? रस छंद अलंकार। बहुत ध्यान सुनिएगा, रस छंद अलंकार पे क्या होता है? रस छंद अलंकार देखिए ध्यान से, रस और छंद, ध्यान सुनिएगा। इसमें रस क्या है हुआ? रस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम रस की बात करें
तो रस्म बेटा क्या होता है, वो ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में ब्लर आ रहा हो चीजें, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात सुनिए, आपके सिलेबस में 2 रस दिए, एक दिया हास रस, पता है ना आपको, और एक कौन सा रस दिया हास रस के अलावा, एक आपको हास रस दिया और एक पता है क्या दिया, करुण रस। कौन सा दिया है, करुण रस। बेटा थोड़ा सा सिलेबस आपका देखना पड़ रहा है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि एक कागज मैंने इसको क्या हुआ लिख के रखा हुआ नीचे कि किस किस टॉपिक पे क्या क्या बात करनी, यही खुद से ही सारा बना के रखा है आपके लिए। हास रस करुण रस इसमें आ सकता है। तो हास रस जो होता है ना, उसका जो स्थायी वायु होता है वो हास होता है। क्या होता है, हास होता है। इसका करुण का क्या होता है बेटा, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। पेपर में स्थायी भाव पूछा जा सकते हैं, किसका कौन सा स्थायी भाव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका स्थायी भाव हास होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा, करुण रस का शोक होता है। जैसे इसका सबसे हास में क्या होता है, ऐसी कोई बात की जाए जिसमें क्या हो, हमें हंसी उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं, हास रस कहते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है इसमें, जो बोला जाएगा, आप समझिए, नाना वाहन नाना वेशा, वेशे से समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, और कहते हैं बिन पद कर कोहू कोहू बाहू बाहू। मतलब किस कहाँ की रचना है, कहाँ की रचना की बात की गई है बेटा, ये रचना है ना, इसकी बात की भगवान शिव की जो बारात जा रही थी ना, भगवान शिव की बारात में क्या था, जो बाराती थे ना बहुत गजब गजब के थे। पता है कैसे, छोटी सी घटना आपको बताते, शायद आपको अच्छा लगे, क्योंकि लगातार तो आप पढ़ ही रहे, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। जब भगवान शंकर की बारात आई तो बारात में पता है कौन कौन शामिल थे, पता है, जिनके हाथ नहीं थे, जिनके बहुत सारे हाथ थे, जिनके सर नहीं थे, या जिनके बहुत सारे सर थे, जिनके पैर नहीं थे, या जिनके बहुत सारे पैर थे। मतलब समझ लो बात को, ऐसे ऐसे बाराती थे जिनके हाथ नहीं थे ना, तो कह रहे थे आज हम बहुत ज्यादा खाना खाएंगे। जिनका मुंह नहीं था वो कह रहे थे आज हम पूरी बारात को देखेंगे। आज जब मुंह नहीं, आपकी आंखें नहीं, तो आप बारात कैसे देखोगे। जिनके पैर नहीं, तो कह रहे थे आज हम बहुत ज्यादा नाचेंगे। तो सब देख के क्या था, पूरे जितने समाज के लोग थे सब देख रहे थे ऐसी अजीब सी बारात आ रही, बेटा क्या हंसी ठिठोली वाला समय था। तो कौन सा रस हो गया, हास रस। और करुण रस में क्या होता है, जिसमें दुख हो, शोक हो, ऐसी चीजें क्या होती है सर, करुण रस में आती। बताओ हमारे यहाँ सबको समझ आ रही, इससे आएगा। लेकिन रस के कितने, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, रस के कितने अंग होते हैं, रस के इसमें क्या होता है, 3 अंग होते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रस के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। पेपर में करुण रस का स्थायी भाव का था, ये 2025 में आया था, तो क्या लिखेंगे अगर इस बार आ गया, क्या स्थायी भाव होता है, शोक। बेटा लिखना नहीं है, ये किसमें आएगा, करेक्ट में आएगा। और बेटा अगर हास रस का बजाय क्या लिखेंगे, हास लिखेंगे। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है, कोई लड़का बोले इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, बेटा नहीं आ सकता, बस नहीं आता इसमें। बस क्या है, रस के अंग पढ़ लीजिएगा, रस के अंग कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते, आगे आते अलंकार पे। किस पे आते बेटा, अलंकार। ध्यान सुन लीजिए सब लोग प्लीज, किस पे आते बेटा, अलंकार पे। अलंकार बेटा, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट। अलंकार में सिर्फ हमें लगता है आपके 3 ही अलंकार दिए, कौन कौन से, उपमा, जितना मैंने, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक, उत्प्रेक्षा। देखिए क्या है, इस इन तीनों में क्या है, तीनों अलंकार के बारे में बताना। उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से क्या की जाए, समान गुण आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए, समानता दिखाई जाए, तो उसको कौन से अलंकार कहेंगे बेटा, उपमा अलंकार। कोई कह दो मतलब कि सुना दो अलंकार में, अरे चांद सी थी महबूबा, ऐसा मैंने कब सोचा था। यहाँ महबूबा की तुलना किससे हो रही है, चांद से हो रही है। थोड़ा हंसी आ रही होगी, जब पता है ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चांद सी थी महबूबा, ऐसा मैंने कब सोचा था। मतलब महबूबा की तुलना किससे करो, चांद से कर रहा हूँ। जैसे आपको आपके श्लोक के हिसाब से हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हरि के पद की तुलना किसके समान की जा रही है, कमल के कोमलता से की जा रही है। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है, कंफर्म। तो कौन सा अलंकार हो बेटा, उपमा अलंकार हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, यहाँ पर उपमेय कौन है, हरिपद है, और उपमान कौन है, कमल है। उपमेय लगता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या, जिससे की जाती है। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना मेरे भाई, अच्छे से ना। बेटा अगला अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार। बताओ सबको समझ आया, क्या एग्जाम्पल लिखा है, हरिपद कोमल कमल से। बताओ सबको समझ आ रही है मेरी बात को। बेटा मैं पढ़ाता मैथ ही हूँ, लेकिन पता है क्या, बहुत बच्चा परेशान है, क्योंकि आप लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम दे जा रहे हो, तो परेशानी हो सकती है। मैंने लिखा भी है कि आपको बताया कि जो परीक्षा का डर होता है ना, वो मन का डर होता है। ठीक है, जो व्यक्ति मेहनत करता है ना, वो किसी भी एग्जाम में सफल हो सकता है, दुनिया के किसी भी एग्जाम में आप सफल हो सकते हैं। कि पता है जो डर लग रहा है ना परीक्षा का, ये मन का डर है।
जब पेपर देने बैठोगे ना, सारा डर खत्म हो जाएगा। आपको सब कुछ आ रहा होगा। हर बच्चे के साथ साथ मेरे साथ जो पहला एग्जाम दिया था, पहला पेपर था, डर लग रहा था कि पेपर में कैसे आएगा, क्या आएगा। आज कितना खराब से खराब बच्चा होगा ना, जो बहुत कम पढ़ता होगा, आज वो भी पढ़ रहा, वो भी डर रहा होगा। पता है वो डरने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ है। और हम आप सब बच्चों को सिखाते हैं, जो चीज सबके साथ होती है ना, उसमें क्या ही डरना ना, क्या डरना। जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। कोई आप स्पेशल कैंडिडेट हो, आपके साथ हो रहा हो तो आप परेशान हो। सबको ही डर लग रहा है, बस कोई बता रहा है और कोई नहीं बता रहा है, लेकिन डर सबको ही महसूस हो रहा है। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही अच्छे से ना मेरे भाई? बस आप लग जाइए, काम करिए, बाकी सब तो हम लोगों का सपोर्ट तो पूरा आपके साथ है ही है। हरिपद कोमल कौन, अब बेटा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में कोई बता सकता है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उपमेय का उपमान भेद रहित आरोपित होता है। मतलब भेद रहित मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चरण कमल बंदो भर रहा है, चरण कमल चरण कमल बंदो भर रहा है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं लिखने में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आपको एक चीज करेक्ट है तो उसको आप मैच कर लीजिए। हो सकता है किसी शब्द को लिखने में या कुछ भी कहीं दिक्कत है, लेकिन आपको इसके तो यहाँ पर चरण कमल में भेद न रखकर एक रूपता बताएगी। यहाँ चरण कमल बंद हो रहे, मतलब चरण कमल में भेद नहीं बता के एक रूपता बताएगी, मतलब समानता बताई गई। जिसमें समानता बताई जाए, भेद रहे बताया जाए, उसको हम लोग क्या कौन सा अलंकार कहेंगे? रूपक अलंकार। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मतलब कोई इससे हम ऐसे कंपेयरिंग करें इसमें कोई भेद ना हो, तो एक जैसा ही लगे। कोई चीज बोले चरण कमल बंद हो रहा है, यहाँ चरण कमल से जो कंपेयरिंग है ना, वो भेद रहे थे, उसको हम लोग कौन सा अलंकार कहेंगे? रूपक अलंकार। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? कंफर्म ना? इसमें क्या होगा, जैसे यही पेपर बहुत आया है, चरण कमल बंद हो रहा है, पिछली बार आया था, तो कौन सा अलंकार है? तो रूपक। इसमें क्या होगा, इसमें दिया जाएगा आपको श्लोक टाइप का, उसके बारे में बताना होगा कौन सा अलंकार है। इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं आता। जैसे क्या है, जहाँ उपमेय के उपमान में समानता प्रकट की जाए, जहाँ उपमेय के उपमान में समानता प्रकट की जाए, तो उसको कौन सा अलंकार कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? वैसे सोहत कोड़े पीठ पर श्याम सरोने घात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परम प्रभा। समझ आ रही है क्या करें? यहाँ पर कैसे इस तरह की चीजें, क्या जहां पर समानता प्रकट की जाए उसको हम लोग कौन सा अलंकार करें? उत्प्रेक्षा। बस एक जैसे, कहीं पर भेद रहित है, कहीं पर समानता प्रकट की जा रही है, और कहीं पर बेटा पता है क्या किया जा रहा है? कहीं पर उसकी तुलना की जा रही है। तीनों एक ही है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। जैसे इसका एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, आप बताइएगा क्या ये आप बता सकते कौन? आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बताओ ये कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पर चमक उठी ज्वाला सी, उसकी तुलना किससे? ज्वाला से की जा रही, क्या तुलना? तो बेटा कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? कंफर्म ना? बहुत आराम से वीडियो देखिएगा, क्योंकि पता है हम इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के अपनी वीडियो बना रहे हैं, समय नहीं। लेकिन हमने कहा चलो बच्चे कह रहे हैं बना दीजिए, बच्चे को 20 नंबर बना दीजिए, तो प्रयास कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट देने का। उसके बाद बेटा जैसे रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार के पीछे क्या होता है? जहां पर उपमेय उपमान में अभेद हो, कोई भेद ना दिखाया जाए। हमने कहा इसमें भेद ना हो, भेद रहित, एक लाइन में भेद रहित, और इसमें क्या समानांता दिखाई जाए। क्या दिखाई जाए? समानांता दिखाई जाए। तो समझिए क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर ना? हरिपद कोमल कमल से ये पेपर बहुत आएगा, तो आप लिखिए कौन सा अलंकार? उपमा। चरण कमल बंदा हो रहा है, कौन सा है? रूपक। और जहाँ समानांता दिखाई कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? पक्का ना? किसी को दिक्कत नहीं? अब हिंदी व्याकरण में आते हैं। हिंदी व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जैसे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बेटा वाक्य कितने प्रकार के बताइए? वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते? बेटा कौन से होते हैं? वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। बताओ बेटा कोई, तुम लोग बैठो बताओ क्या होता है? अर्थ के आधार कितना होता है बेटा? 8 प्रकार। कितने? बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ो। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। बताओ सबको समझा? अब वाक्य के कितने तत्व होते हैं बताए थे? ये वाक्य के कितने तत्व हैं? कितने बेटा? तत्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। बताओ ये सब पढ़ लोगे ना? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं बेटा? बताओ जल्दी फटाक से। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। भैया एक बार देख लीजिएगा, अगर कहीं कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा, कहीं पर कुछ समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है?
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? बताओ ले ले, क्या होता है बेटा? अक्षर होता है। क्या होता है? भाषा सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है। बताओ क्लियर? ये बेटा वो क्वेश्चन है जो पिछले 3 साल से पेपर में आए हैं। उन क्वेश्चनों को हमने क्या हुआ, एक कॉपी में लिख लिया है, उसके आंसर क्या कर रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही? कंफर्म ना? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा थोड़ा इसको देख लीजिएगा, जहां पर आपको लगे आपको नहीं समझ आ रहा प्लीज बताइएगा क्या कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बस आप लगातार अपने काम में क्या करिए बेटा, लगे रहिए। अब आते बेटा उपसर्ग पे। उपसर्ग में क्या होता है, कुछ उपसर्ग आप पढ़ने में, जैसे आ वाले उपसर्ग बहुत आते हैं, जैसे जैसे अजन्म, अदाम, अजान, कुछ भी हो जिसमें क्या होगा, जब बड़ा आएगा, बड़ा मतलब जैसे अदान, तो क्या आ रहा है उपसर्ग, जो आगे लिखा हो ना बेटा वही उपसर्ग होता है। अभिमान में किस, अभिमान बेटा क्या उपसर्ग होगा, बता सकता कोई? बताओ भाई। अभी होगा, बहुत बढ़िया। क्या होगा? अभी होगा। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? कंफर्म ना? तो बहुत परेशान, बहुत टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपकी चीजें बहुत अच्छी चली। प्रत्यय क्या होता है उपसर्ग बाद? प्रत्यय नहीं कहता जो पीछे लिखा हो, तो क्या लिखा था, जो पीछे से आता हो क्या आ रहा है, प्रत्यय आएगा। ठीक है ना मेरे भाई? तो चीजों को क्या करना है, बहुत बेटर रिस्पॉन्स में लगाना है हम लोगों को, ठीक है। तो चीजों को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना है, ठीक है। जैसे ही आप करते जाएंगे आप ये क्या होती जाएंगे, बेस्ट होती चलेंगे। जैसे एक बोल रहे, जैसे क्या, पर्यावरण, क्या लिखा है, बहुत आता है पर्यावरण, इसका क्या होता है, तो लड़का पता है क्या लगाता, पर्यावरण। नहीं मेरे भाई ये कुछ नहीं होता। क्या आएगा बेटा, परि आएगा। क्या आएगा, परि आएगा। बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही? क्या आएगा बेटा, परि आएगा। समझ आ रही बात हमारी? पर्यावरण आएगा, उसमें लगा क्या ना, पर्याय वो भी दे देता, तो क्या लिखेंगे हम लोग, परि आएगा। बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही? जैसे एक और निर्गुण, क्या होता है, निर्गुण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हम। आगे के आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट मत करिए अपना। अगर आप निर्गुण, तो निर्गुण बेटा क्या है पता है, लड़का बेटा गुण आता है, नी आता नहीं, इसका पता है, नी आएगा, निर आएगा। क्या आएगा, निर आएगा निर्गुण में। याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे लगाए नी वाला नहीं, बेटा क्या आएगा, निर आएगा। बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही है? कंफर्म ना? तो कुछ चीजों के ऐसे आप सर पढ़ लीजिएगा। बताओ क्लियर? आगे चलते हैं। बेटा कुछ क्या होता है, कुछ समास, समास पद आते हैं, जैसे अठन्नी, 8 आनों का समूह, ठीक है ना। जैसे कुछ भी पंचवटी, 5 बनों का समूह, ठीक। राजा, राजा रानी करके लिखा है, तो राजा और रानी हो जाएगा, राजा और रानी लिख के आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, राजा और रानी। बेटा क्या है, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक समान। जैसे चीजों को पढ़ोगे ना तो बेटर होगा। चीजों को आप सोचो ना, जल्दी जल्दी करोगे। ये जो ग्रामर ना, पता है 12-13 नंबर की नॉर्मल ग्रामर आती है, बच्चा परेशान, संरचना नहीं आएगी बेटा, कुछ नहीं आएगा, तब भी पता आपको 12 से 13 नंबर की नॉर्मल ग्रामर आती है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना आराम से, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, जो भी चीज आपकी सिलेबस में उसको अगर आप कर लेंगे ना आराम से, 12-13 नंबर किसमें, 20 में आप कवर कर लेंगे। 12 से 13 नंबर नॉर्मल, और उसके बाद क्या, कुछ रचना है, कुछ वेद, कुछ पढ़ लेंगे, कितना भी कम होगा, 16 नंबर तो आपको आराम से 20 में जा रहा है। 16 नंबर आपको यहाँ सॉल्व मिलता, और 50 नंबर कल पढ़ाया था, तो आपको कितना हो गया, 66। आराम से आप 70 में 66, और अगर 30 नंबर स्कूल ने लिखा है तो अगर 96 आ रहा है, और हिंदी में 96, 95 क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा नंबर होता है। हाँ अब मेन टॉपिक पे आते हैं। दिक्कत ये, कल बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि किस चीज को कितना ज्यादा लेंदी लिखना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखें, पता क्या, सबसे पहले जीवन परिचय। तो जीवन परिचय कम से कम आपको 1.5 पेज का लिखना है, 1 से 1.5 पेज के बीच में, ज्यादा नहीं, 1 से, उससे कम नहीं लिखना है, 1 से 1.5 पेज। और आपका 2 पेज तक भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रचनाएं मिलाकर। बताओ सबको समझ आ रहा है? लेकिन 2 पेज से बड़ा जीवन परिचय आपको नहीं लिखना मेरे भाई। उसके 2 जीवन परिचय, तो दोनों नहीं लगभग कितने कितने पेज हो गए, 2-2 पेज हो गए। उसके बाद आया बेटा, हमने कहा ज्योति जवाहर। क्या है बेटा, ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर कम से कम आपको 2.5 से 3 पेज का लिखना है, कम से कम 2.5 से 3 पेज का लिखना। बेटा 3 पेज कितने हो गए, इधर हो गए। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है? कोई दिक्कत? बेटा जो व्याख्याएं आती है, शुरू में जो व्याख्याएं आती है वो बेटा डिपेंड करता है वो कितना बड़ा टॉपिक पूछा, लेकिन लगभग 1-1 पेज दोनों व्याख्याओं में आसानी से भर सकता और भरा जा सकता है। अगर ज्यादा बड़ी है तो 1.5 पेज कर लो, 1.25-2 पेज हेडिंग करा के। लेकिन आप देख लीजिए जितना बड़ा आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप मैक्सिमम काम कर लीजिए। अब आते हुआ सबसे ज्यादा टॉपिक था, भैया निबंध कितने पेज का लिखें। बेटा निबंध बहुत आसान है, निबंध 5 पेज से कम का लिखना ही नहीं है। 4 से 5 पेज का मटेरियल आपको निबंध में देना ही देना है, कम से कम रूपरेखा में सब मिलाकर
प्रस्तावना से लेके और उसके बीच में प्रस्तावना होता है, लास्ट में निष्कर्ष होता है बेटा, निष्कर्ष। उसके बीच कम से कम 5 हेडिंग आपको खपानी है। तो टोटल निबंध आपको लगभग 6 से 7-8 हेडिंग का क्या होना है, लिखना है। 7-8 हेडिंग से कम आपको नहीं लिखनी है। उस टॉपिक से अकॉर्डिंग कौन कौन सी हेडिंग आ रही आपको निबंध में क्या है, लगभग 4 से 5 पेज कम से कम बता रहे। आधे से अधिक लोग 6 और 7 पेज का लिख देते। आपको एप्लीकेशन होता कितनी पेज लिखते, कम से कम 1 पेज का तो एप्लीकेशन होना ही होना है, जो मेन पेज है। उससे कम का एप्लीकेशन चले नहीं। तो सर कॉपी का पैटर्न बदल गया, पहले कॉपी ऐसे आती थी ऐसे करके ना, अब क्या कॉपी कैसी आ रही, ऐसी आ रही है। इसका मतलब लगभग 1 पेज का एप्लीकेशन तो आपको लिखने लिखना है। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है अच्छे से, बिल्कुल आ रही है। मतलब देखिए हमें एक रूल है ना कि हिंदी में लोगों को बी कॉपी लगानी मेरे भाई। स्पीड को इतनी तेज मेंटेन करना है कि एक के साथ बी कॉपी आपकी क्या हो जाए, जरूर लग जाए। क्योंकि पता है क्या, हिंदी में थोड़ा वेटेज होता है। अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लिया ना, आपका 100% हिंदी में नंबर आएगा। लेकिन एक के साथ बी कॉपी लगाना बहुत जरूरी। समझ जब पानी बतासे खाते हो ना, चाहे जितने रुपए खा जाओ, जब तक मीठा वाला बतासा फ्री में ना मिले तब तक मजा नहीं आता। सेम हिंदी में जब तक आपकी बी कॉपी नहीं लगेगी तब तक तुम्हें खुद फील नहीं आएगा कि बहुत अच्छा है, नहीं किया। पता है भले लिखते रहो, थोड़ा कम मैटर हो कोई बात नहीं, तब भी उसको लिखो। ये मैटर नहीं करना बेटा कि हमें बिल्कुल सॉलिड याद हो। अब जीवन परिचय में उसकी एक लाइन याद नहीं आ रही, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी क्या, ठीक है ना मेरे भाई, 80% सही लिखा, लिख दो कुछ भी, बस आगे बढ़ो। अगर आप बहुत देर तक सोच रहे हो तो समस्या आ जाएगी। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही। बट अपने आप को कहते नहीं, अब समय बहुत कम है, अब झोंक दो। एक बार अच्छे से कर दिया ना, सारी चीजें मेंटेन है। लगभग आपको बी कॉपी लगानी। बाकी कल तो आपका एग्जाम है, उसके लिए बहुत बड़ी लाइन। ऑल द बेस्ट। आप समझ नहीं रहे, पता है आपको डर लग रहा है, पता है, डरना नहीं है। बस एक चीज याद रखनी, बी कॉपी बोला, बी कॉपी लगेगी। 3 घंटे कुछ नहीं, सिर्फ लिखा जाएगा, सिर्फ अच्छा लिखा जाएगा। पता है जितना एक्स्ट्रा लिख सकते हो किसी बारे में, जरूरी 1.5 पेज से ऊपर ना लिखो। 2 पेज का जीवन परिचय कर सकते हो, 2 करो, तुम्हारे ऊपर। बस आपको अपना बेस्ट दे रहा है वहां पर, अपना 100% लगा दो। बाकी हम सब लोग तो ही हैं आपके पीछे, आपके लिए वर्क करने के लिए। आप लगातार काम करें। पता है आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। इंग्लिश होगा तो इंग्लिश का आएगा, फिर एसएसटी होगा एसएसटी का आएगा, मैथ होगा तो मैथ, तुम जानते हो मैथ फिर हमसे आगे कहाँ जाएगा। मैथ होगा, साइंस होगा, सबका आएगा। यहाँ तक ड्राइंग के भी एमसीक्यू बनाएंगे, लेकिन किसी तरीके से, क्योंकि आपके कहते नहीं, आपके रिजल्ट में 90% तक लाने में जितना अपना योगदान दे सकते 100% देंगे। बस आपको अपनी सक्सेस बना कर रखनी है, ठीक है ना। आपको बस अपना 100% देना, ये कंफर्म कि चीजें आपके हिसाब से होंगी, ठीक है ना मेरे भाई। ऑल द बेस्ट। कल पेपर आपको बहुत अच्छा करके आना है।